चलो, प्लेज मतलब क्या होता है? गिरवी रखना। ठीक है। इसमें नहीं होगा, इसमें देख लेना। प्लेज मतलब क्या होता है? गिरवी। नोट करते जाओ, कॉपी ओपन। है ना, इसको सिंपली ऐसे लिख लेना, गिरवी रखना। गिरवी समझते हो कि नहीं समझते? है ना। ठीक है, प्लेज एक स्पेशल काइंड का बेलमेंट होता है जिसमें मैं गुड्स दे रहा हूँ। इस कारण से, क्योंकि मैंने लोन लिया है, तो मैं गुड्स दे रहा हूँ कि भैया अगर मैं लोन ना चुकाऊं तो तुम ये गुड्स बेच के या रख लेना, और बेच के फिर अपना लोन चुका लेना। समझ रहे? इसलिए नॉर्मली प्लेज की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है या किससे ज्यादा होती है? किससे ज्यादा होती है? लोन की वैल्यू से ज्यादा। ठीक है। पार्टी स्पॉनर प्लेजर। जो व्यक्ति गिरवी रखता है वो प्लेजर है, जो गुड्स डिलीवर करता है। और जिसके पास गुड्स गिरवी रखे जा रहे हैं, जिसके पास गुड्स गिरवी रखे जा रहे हैं ना, ये एक तरीके से कह लो कि लोन देने वाला है, जिसको गुड्स मिल रहे हैं। और ये कौन है? लोन लेने वाला। इसने लोन लिया है। क्लियर है? ठीक है। ए लेंड्स मनी टू बी अगेंस्ट ज्वेलरी एज सिक्योरिटी। है ना। तो क्या किया? ए ने लोन दिया, ज्वेलरी रख ली काय में? गिरवी। है ना। चलो, बी पॉनर, ए पॉनर। ज्वेलरी इज द प्लेज्ड प्रॉपर्टी। ठीक। प्लेज में क्या क्या खास बात होती है? सबसे पहले तो एक तो गुड्स दिए जाते हैं, याद रखना। प्लेज मतलब घर गिरवी रखने को प्लेज नहीं बोलेंगे। हम ऐसी चीजों को प्लेज बोलेंगे जिसमें कि गुड्स मूवेबल है, जो हम सामने वाले के पास नॉर्मली रखवा करके आ पाए। क्लियर है? सर घर के पेपर, हाँ। घर के पेपर मतलब प्लेज में नहीं आएंगे। हाँ, घर के पेपर नॉर्मली नहीं आएंगे, क्योंकि गुड्स जो है वो घर है। घर है। ठीक है ना। ठीक है, द गुड्स आर ट्रांसफर्ड स्पेसिफिकली एज सिक्योरिटी फॉर डेट और ऑब्लिगेशन। गुड्स मूवेबल होने चाहिए, सिर्फ मूवेबल गुड्स को प्लेज किया जा सकता है, जैसे बेलमेंट होता है ना, वैसे। एग्जिस्टिंग गुड्स मतलब मैं फ्यूचर गुड्स का बेलमेंट नहीं कर सकता, कि जो गुड्स मैं बनाऊंगा कल को। मैं कौन से गुड्स का बेलमेंट कर सकता हूँ? सिर्फ जो अभी एग्जिस्ट करते हैं। फिर क्या है कि गुड्स क्या करने पड़ेंगे? दे के आने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? गुड्स। ठीक है ना। देयर मस्ट बी एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑफ द प्लेस्ड गुड्स फ्रॉम पॉनर टू पॉनर, ट्रांसफरिंग पोजेशन। बोलो, क्लियर है? बट नॉट द ओनरशिप मतलब। मैं गुड्स दे रहा हूँ बट ओनरशिप कहाँ दे रहा हूँ? गिरवी रख रहा हूँ ना, तो लेकिन ओनरशिप मेरी है। लेकिन जिसको भी डेबिट अकाउंट पेमेंट तो उसी का है ना वो। ओनरशिप थोड़ी ना जा रही है। मैं गाड़ी गिरवी रख रहा हूँ तो बेच थोड़ी रहा हूँ, ओनरशिप तो मेरी रहेगी ना। मैंने लोन लिया, मान लो 1 लाख का। मैंने बोला कि भाई कुछ गिरवी रखो, मैंने गाड़ी गिरवी रख दी, तो गाड़ी मैंने तुम्हारे नाम पे थोड़ी कर दी। नहीं, ऐसा नहीं। वो तो सिक्योरिटी है ना। मैं अगर लोन वापस नहीं करूंगा तो क्या होगा? ठीक है।
लिख लो, ये मेन मेन बात है। बेलमेंट, मूवेबल, एग्जिस्टिंग, डिलीवरी लिखो। हम्म। ठीक है, फिर क्या है? राइट्स ऑफ पॉनी या प्लेजी। ठीक है, तो पॉनी प्लेजी हैज सेवरल राइट्स। ठीक है, राइट टू रिटेन द गुड्स। द पॉनी कैन होल्ड द गुड्स प्लेज्ड until the owner's death or obligation is fully discharged। मतलब कब तक रख सकता है वो गुड्स? लोन ना चुक जाए जब तक, है ना। अच्छा, इसमें प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट या गुड्स को प्रिजर्व करने का जो खर्चा है, सब शामिल है। इनमें से कोई भी पैसा जो है वो नहीं मिला तो गुड्स तब तक वो रख सकता है। क्लियर है? यस सर। M pledges stock as loan security from bank. The bank can keep the stock from repayment for repayment of both loan and interest। आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है। यस सर। अब राइट टू रिटेन फॉर अदर डेट्स। देखो, मैंने एक लोन लिया, उसके लिए कुछ गिरवी रखा। एक दूसरा लोन है, क्या उसके लिए इसको यूज कर सकते हैं? तो नहीं। जो लोन लिया उसके लिए जो गिरवी रखा वो उसी लोन के लिए यूज करना, दूसरे के लिए नहीं। अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो फिर ठीक है, अदरवाइज नहीं। क्लियर है? यस सर। लिखते जाओ एक एक पॉइंट। सिर्फ साइड हेडिंग और सेक्शन नंबर लिख लो। ठीक है। यस सर। है ना, ये दोनों लिख लिए। एग्जाम्पल, एक्स ने गुड्स प्लेज किए, तो जिसके पास रखवाया है गिरवी, उसने दूसरा उधार भी है, तो दूसरे उधार के लिए एडजस्टमेंट नहीं करेगा। अच्छा, राइट टू रिकवर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। अब मान लो कि राहुल है,
है ना, राहुल ने मोहित से लोन लिया, है ना, मोहित ने लोन दिया। राहुल ने क्या किया? गुड्स प्लेज्ड। अब गुड्स किसके पास है? मोहित के पास। ठीक है। अब ये गुड्स जो हैं इन पर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा हुआ। जैसे मान लो कि राहुल ने अपना डॉग रखवाया इसके पास, मोहित के पास, और वो बीमार पड़ गया, तो उसका जो डिस्पेंसरी का खर्चा है वो मोहित को करना पड़ा। वो मोहित किससे मांग लेगा? आया समझ में? If the pony incurs extraordinary expense, the pony may sue the owner for reimbursement. बोलो। लेकिन वो खर्चा मोहित की वजह से वो, हम्म। मोहित ने जैसे सर डॉग गिरवी रखा है, टाइम पे खाना नहीं दिया इसलिए डॉग के वहां पड़ गया। नहीं 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 नहीं, अभी अपन लोग नॉर्मल कर रहे हैं। मेरा पॉइंट समझो, अभी ये पूरा पॉइंट खत्म होने दो। एक्सेप्शन अभी क्रिएट मत करो। समझ आ रहा है? हम अभी बात क्या कर रहे हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चे जो है उसकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी? ले ली, ले लेती, जिसने लोन लिया है। जो ओनर है। ठीक है। However, the pony cannot retain the goods for these costs. ध्यान से समझो, एक्सटर्नल खर्चे के लिए वो गुड्स को नहीं रोक पाएगा। ऊपर देखो, राइट टू रिटेन द गुड्स क्या के लिए था? प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट और नेसेसरी एक्सपेंसेस। तो एक्सटर्नरी एक्सपेंसेस के लिए वो गुड्स को नहीं रोक पाएगा। आ रहा है ये समझ में? ठीक है ना, कोई भी खर्चा हुआ है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या नेसेसरी है, या आपसी सहमति से तय होगा, नहीं तो कोर्ट तय कर देगा। क्लियर है? The right to retention covers principal, debt, interest, and necessary expenses, but not extraordinary. बोलो, है क्लियर? ठीक बात है। फिर राइट ऑन पॉनर्स डिफॉल्ट। अगर वो पे नहीं कर पाया तो जिसके पास गुड्स पड़े हैं वो क्या करेगा? sue upon the debt or promise, retaining the pledged goods as collateral security, or sell the goods after giving the pawners reasonable notice. ठीक है। बोलो। ठीक है। if sale proceeds are below the date तो बैलेंस के लिए फिर भी वो लायबल रहेगा ही।
तो वो बैलेंस भी जो है वो क्लेम कर। क्लियर? लिखो। लिखो। सारे पॉइंट्स लिख लिए? सर मेरे चारों पॉइंट्स लिख लिए? नहीं तो ये जैसे चौथा पॉइंट है ना, इसका थोड़ा सा वो भी लिखना पड़ेगा ना तुम्हें। ये अपने आप में पूरा क्लियर नहीं है। टाइम पे पैसे नहीं चुका पाए तो क्या होगा? वो गुड्स बेच देगा। कौन? कौन? ठीक है। अब जिसने गुड्स दिए, मतलब जिसने लोन लिया है, ठीक है, उसके क्या अधिकार है? तो एक तो अपन लोगों ने बेलमेंट में पढ़ा था, बेलर के जो भी राइट्स हैं उसके अलावा उसको स्पेसिफिक राइट्स मिलेंगे गुड्स को वापस लेने के लिए। सिंपल बात है भाई, लोन चुका दो और गुड्स अपने वापस ले जाओ। गिरवी का कॉन्सेप्ट जो नॉर्मली होता है वही लिखो। इवन इफ द पॉनर इज इन डिफॉल्ट, वो रिकवर कर सकता है एक्चुअल सेल से पहले पैसे देके। मतलब ड्यू डेट पे नहीं दिया, पर फिर भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा उसको, एक्चुअल सेल से पहले भी पैसे चुका दे तो उसके कुछ वापस मिल जाएगा। ये उसने सेल ही नहीं किया, उसने पर्सनल यूज में लिख दिया। फिर से क्या? जो पॉइंट ही है। मार्केट वैल्यू हो जाएगी उसमें, मतलब पर्सनल यूज क्या, वो वापस करेगा ही करेगा, उसने पैसे दे दिए तो। नहीं उसकी सर, ओनरशिप थोड़ी है। लिमिटेड टाइम के बाद जो टाइम सेट था उसके बाद। टाइम सेट की बात ही नहीं है। हाँ, वो गुड्स किसके हैं? और जिसके हैं उसको मिल जाएंगे अगर वो पैसे वापस कर देगा तो। जो टाइम सेट हुआ था उस टाइम के बाद पैसे दे रहा है। देखो पॉइंट समझो, गुड्स किसके हैं? और यहाँ पे तो टाइम के बाद से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम टाइम के बाद हो रहा तो तुम पेनल्टी ले लो, गुड्स थोड़ी खा जाओगे तुम। समझ में आ रही है बात? भाई टाइम के बाद हो रहा है ना, तो तुम क्या चार्ज करोगे? तुम इंटरेस्ट चार्ज करोगे। तुम ये थोड़ी बोलोगे कि नहीं अब तो हम गुड्स ही रखेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। तुमने गुड्स थोड़ी रखे थे, तुमने गुड्स खरीदे थे क्या?
तुमने तो लोन दिया था ना, तुम्हें वापस क्या चाहिए? तुम्हें अपना पैसा वापस चाहिए कि हमारे गुड्स चाहिए? जो नुकसान है वो वसूल लो ना। गुड्स काय को रख रहे हैं? समझे कि नहीं? तो वो डेट और जो भी एक्सपेंस हुए हैं वो रिकवर कर देगा। इफ द पॉनी हैजंट सोल्ड द प्लेस्ड गुड्स येट, द पॉनर कैन स्टिल पे ऑफ एंड रिक्लेम देम। बोलो ठीक है। ठीक है, पॉनी की ड्यूटीज क्या है? गुड्स का ध्यान रखो भाई, जिसके पास गुड्स है ना। अनऑथोराइज्ड यूज नहीं करना है, गुड्स को वापस करना है। क्लियर है? फिर गुड्स को मिक्स नहीं करना है किसी और गुड्स से, और जो गिरवी की टर्म्स हैं उन टर्म्स को निभाना है, क्योंकि उसमें कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा। क्लियर है? और अगर मान लो मुर्गी है, उसने अंडा दे दिया, गाय उसने बछड़ा दे दिया, तो वो भी वापस करेंगे। भाई गुड्स में कोई एक्रीशन हुआ, मैंने शेयर्स रखा है, उसमें बोनस शेयर्स मिले, तो बोनस शेयर्स भी अगले के ही है ना, ओनर के। ये नहीं कि वो उसमें गुड्स अगर है उसमें कुछ एडिशन हुआ तो वो एडिशन रख ले, ये अधिकार नहीं है। वो एडिशन भी किसका है? बेसिक ओनर का है। नोट करो ड्यूटीज। ठीक है। ड्यूटीज ऑफ द ओनर। पे डेट परफॉर्म प्रॉमिस फॉर विच गुड्स आर प्लेस्ड। रिम्बर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, मतलब कौन है ये? जिसने लोन लिया है, गुड्स दिए, तो भाई लोन चुकाओ। पहला तो जिम्मेदारी यही है। दूसरी जिम्मेदारी क्या है? कि उसको जो खर्चा करने पड़े ना गुड्स को प्रिजर्व करने में, वो खर्चा तुम्हारा है। तुमने गुड्स गिरवी रखे हैं, लेकिन कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चा जो है वो तुम्हारा है। क्लियर है? फिर क्या है? डिस्क्लोज फॉल्ट्स इफ द गुड्स आर हजार्डस और हैव हिडन डिफेक्ट्स। मतलब गुड्स का डेंजरस नेचर तो आप डिस्क्लोज करोगे नहीं करोगे? क्लियर है ना? फिर क्या है? इंडेमनिफाई द पॉनी इफ द पॉनर्स टाइटल इज डिफेक्टिव कॉजिंग द पॉनी लॉस। है ना? कुछ नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई करोगे, ये ड्यूटीज हैं। और अब देखो, तुमने लोन नहीं चुकाया तो अगले ने गुड्स बेच दी,
गुड्स बेच दिए लेकिन फिर भी उसका उधार बचा है तो वो भी चुकाओ, वो भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। बोलो, क्लियर है? ठीक। नोट करो इसको। हाँ, निम्नतम मतलब लॉस हो गया अगर, किसको? क्योंकि मान लो इसने नकली गुड्स दे दिए थे, इसके थे ही नहीं तो दे दिए थे, टाइटल डिफेक्टिव निकला, तो नुकसान हो गया, तो कौन भरेगा? ठीक है। ठीक है, फिर क्या है? प्लेज बाय नॉन ओनर्स, मतलब मैं ओनर नहीं हूं, तो क्या मैं गुड्स गिरवी रख सकता हूँ? नहीं। जनरल रूल ये है कि सिर्फ ट्रू ओनर या उसके जो ऑथराइज एजेंट है वही उसको प्लेज कर सकते हैं। हाउएवर, ठीक है, लॉ प्रोवाइड्स एक्सेप्शन टू फैसिलिटेट मर्केंटाइल ट्रांजेक्शंस। ठीक है ना? लॉ जो है वो अलाउ करता है, लेकिन देखते हैं कैसे अलाउ करता है। अलाउंग सर्टेन नॉन ओनर्स इन पोजेशन ऑफ द गुड्स टू प्लेज देम प्रोवाइडेड स्पेसिफिक कंडीशंस आर met। ठीक। सबसे पहले मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट कौन होता है? जो एजेंट है जिसके पास मैंने गुड्स रखवाए हैं बेचने के लिए, उसको अधिकार होता है गिरवी रखने का ही। एक्चुअली में पता क्या है, जिसको गिरवी रखने का अधिकार होता है ना, वही कौन कहलाता है? मर्केंटाइल एजेंट। मतलब कोई ब्रांच ब्रांच है वहां डीलर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? अगर मैं उसको ये अधिकार दे रहा हूँ कि वो गुड्स को प्लेस कर देगा, तो वो मर्केंटाइल एजेंट। तो बेसिकली मर्केंटाइल एजेंट ओनर ना होते हुए भी गुड्स को क्या कर सकता है? गिरवी। Mercantile agent is someone entrusted with the goods by the owner for the purpose of selling, buying, raising money on their security in the ordinary course of business. ठीक है? A mercantile agent is someone entrusted with the goods
by the owner for the purpose of selling, buying, raising money on the security in the ordinary course of business. क्लियर है? तो उसके पास गुड्स हैं, या ओनरशिप डॉक्यूमेंट टाइप का जो होता है ना, जिससे गुड्स का कंट्रोल आ जाता है, जैसे बिल्टी हो गई ट्रक की या वैसे। ठीक है? तो अच्छा, और इसके पास गुड्स जो है वो उसकी मर्जी से ही है, जो ट्रू ओनर है। क्लियर है? अच्छा, तो कंडीशंस क्या है? मर्केंटाइल एजेंट के पास गुड्स का पोजीशन होना चाहिए या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, गुड्स या टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट्स, दो में से कोई एक चीज। और वो होनी चाहिए उसके पास कैसे? ओनर की कंसेंट से। अगर ऐसा है तो फिर वो क्या कर सकता है? ठीक है? द प्लेज मस्ट बी मेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द एजेंट्स बिजनेस। मतलब वो नॉर्मल अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ से कर रहा है। आमतौर पर मर्केंटाइल एजेंट को मनी रेज करना होता है, तो इसलिए वो क्या करता है? सामान को बेच कर। ठीक है ना? पौनी, जो लोन देने वाला है ना, must act in good faith and have no notice that the agent has no authority to pledge। मतलब जिसके पास गुड्स गिरवी आ रहे हैं, उसको आइडिया नहीं था कि वो अ, मतलब उसके पास अधिकार नहीं है, या वो सिर्फ मर्केंटाइल एजेंट, बाकी वैलिड है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है? प्लेज वैलिड होगी जैसे कि उसने खुद ही नहीं किया। रीड कर लो उसको एक बार। समझ गए पहला वाला पॉइंट? मर्केंटाइल एजेंट ओनर ना होते हुए भी क्या कर पा रहा है? चीजों को बेच कर पा रहे हैं, ओनर की पैसे। टॉपिक क्या है? क्या नॉन ओनर प्लेज कर सकता है? तो पहला पॉइंट ये। ठीक है? कि मर्केंटाइल एजेंट जो है वो नॉन ओनर होते हुए भी गुड्स को प्लेज कर सकता है। दूसरा, प्लेज बाय अ पर्सन इन पोजेशन अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। देखो, एक चीज समझो, अगर मान लो कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, तो मतलब वो कैंसिलेबल है। यहाँ क्लियरली नॉन ओनर नहीं है, और वॉइडेबल है मतलब कि कैंसिलेबल है, मतलब मैं पूरा ओनर तो नहीं बना, फिर भी मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मेरे पास गुड्स हैं तो प्लेज कर सकता हूँ। व्हेन पॉनर obtained possession of goods under a voidable contract। ठीक है? कंसेंट गेन बाय फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, इस तरीके से कुछ किया था, बट बस ये बात है कि कैंसिलेबल है, कैंसिल हुआ नहीं है अभी तक। क्लियर है? तो और गुड फेथ में है, बिना नोटिस के डिफेक्टिव टाइटल के क्या होगा? इफेक्ट क्या होगा? तो पॉनी एक्वायर्स गुड टाइटल टू द गुड्स इवन द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट वाज विद द ट्रू ओनर वाज voidable बट नॉट कैंसल्ड। मतलब पॉइंट ये कि कैंसिल हो सकता है, लेकिन कैंसिल होने के पहले प्लेज हो सकता है। मैंने मान लो तुमको गुड्स दिए, समझ रहे? ये कॉन्ट्रैक्ट
इसमें फ्रॉड या कुछ भी ऐसा शामिल है, तुमने ऐसे करके गुड्स ले लिया मुझसे, तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता हूँ और गुड्स वापस ले सकता हूँ क्योंकि तुमने झूठ बोला। बट इससे पहले तुम क्या कर सकते हो, गुड्स को प्लेज, नोट कर लो। ठीक है। Yes. Pledge when owner only has लिमिटेड इंटरेस्ट। ठीक है, अब सबसे पहले लिमिटेड इंटरेस्ट। इफ द पर्सन प्लेजिंग द गुड्स इज नॉट द एब्सोल्यूट ओनर, वो ट्रू ओनर नहीं है। मान लो उसके पास 2 महीने से किराए पे है गुड्स, बट हैज सम स्पेसिफिक और पार्शियल इंटरेस्ट, दे कैन प्लेज द एक्सटेंट ऑफ दैट, अप टू द एक्सटेंट ऑफ दैट इंटरेस्ट। मतलब जैसे 2 महीने के लिए है ना मेरे पास अधिकार, तो 2 महीने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, गुड्स को प्लेज कर सकता हूँ। ठीक है, एक्स फाइंड्स अ डिफेक्टिव मोबाइल फोन, 5,000 खर्चा किया उसने रिपेयर्स में। तो एक्स जो है, ध्यान से समझना, उसका इंटरेस्ट 5,000 तक का है, बाकी तो उसको फोन पड़ा हुआ मिला था ना, तो वो फोन को प्लेज कर सकता है 2,000 रुपए तक के लिए। नहीं मतलब उसने 2,000 के लिए प्लेज कर दिया। ठीक है, तो रीड करो। हेलो।
हम्म। तो एक्स को डिफेक्टिव फोन मिला, उसने 5,000 रुपये खर्च किए, उसने 2,000 रुपये के लिए उसको गिरवी रख दिया। अरे सर, तो वो 2,000 रुपये के लिए गिरवी रख सकता है क्योंकि उसने खर्चा किया है ना 2,000। ट्रू ओनर जो है उसको 5,000 देने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है, अगर उसको रिकवर करना है एक्स से तो। क्या क्लियर है? ठीक। फिर तो इसमें ट्रू होगा कि कंसेंट नहीं रही, उसके बाद भी देना पड़ेगा। डिफेक्टिव था वो तो नॉर्मल, अपन लोग कंसिडर कर रहे हैं, ये एग्जाम्पल है, समझो। तुम इस बात को समझो लिमिटेड इंटरेस्ट के पॉइंट को। नहीं आ रहा समझ में? हमको पॉइंट कौन सा समझना है कि अगर मेरा लिमिटेड इंटरेस्ट है तो मैं उस हद तक क्या कर सकता हूँ, प्लेज कर सकता हूँ जितना मेरा इंटरेस्ट। लेकिन जो आपने 5,000 रुपये स्पेंड कर लिए मेरा पॉइंट समझो, एग्जाम्पल काय के लिए, लिमिटेड। लिमिटेड इंटरेस्ट वाले पॉइंट को समझने के लिए। क्लियर है? तुम एग्जाम्पल में निकाल रहे हो टेक्निकल फ्लॉ, मेरा पॉइंट ये है कि एग्जाम्पल बदल लो या उसको अपने हिसाब से बना लो कि भाई ओनर की कंसेंट चाहिए ना, वो कर लो। क्योंकि हम पॉइंट क्या समझ रहे हैं इस बात को समझ रहे हैं कि अगर आपका लिमिटेड इंटरेस्ट है तो आप जो है वो गिरवी अपने उस लिमिटेड इंटरेस्ट से ही कर सकते हो। समझ में आ रही है बात? एग्जाम्पल को तुम दूसरे पैरामीटर पर लेकर के जा रहे हो कि वो गिरवी ही रख सकता है या नहीं कर सकता, ये समझ में आ रहा है क्या? वो उतना गिरवी रख सकता है, फिर एग्जाम्पल कैंसिल हो जाएगा तो हम लिमिटेड इंटरेस्ट से ही बाहर हो जाएंगे, फिर हमको एग्जाम्पल चेंज करना पड़ेगा। नहीं समझे? A pledges jewelry worth rupees 1 lakh with B for a loan of rupees 70,000. B repledges it with C for 90,000. वो रीप्लेज कितने तक के लिए कर सकता है मैक्सिमम? हाँ, जितना उसका इंटरेस्ट है, बस। क्लियर है? ठीक है, दिस प्लेज इज वैलिड अप टू बीज ओन इंटरेस्ट। ठीक है, अब प्लेज बाय को ओनर। को ओनर मतलब, है ना, मल्टीपल इंडिविजुअल्स आर को ओनर्स ऑफ गुड्स। If the other co-owners consent to leave the goods with one co-owner, that co-owner can make a valid pledge of the entire goods in his possession to the pawnee, acting in good faith. ठीक है, एक को ओनर अगर उसके पास गुड्स दूसरे को ओनर के कंसेंट से आए तो वो वैलिड प्लेज कर सकता। है क्लियर? फिर क्या है? प्लेज बाय सेलर और बायर इन पोजेशन। सेलर इन पोजेशन आफ्टर सेल या बायर इन पोजेशन बिफोर सेल कंप्लीशन विद सेलर्स कंसेंट। तो सेलर अगर आफ्टर सेल है तो वो नॉन ओनर है, और बायर अगर सेलर की कंसेंट से पहले है तो वो नॉन ओनर है।
ठीक है ना। तो पौनी जो है वो गुड फेथ में एक्ट करेगा, हैविंग नो नॉलेज कि भैया पॉनर का जो टाइटल है वो इम्परफेक्ट है। जैसे ए ने साइकिल खरीदी बी से, पर बी के पास छोड़ दी टेम्पररी। बी ने सी के पास उसको गिरवी रख दिया, जिसको कि ए की परचेज के बारे में पता नहीं था, एंड एक्ट्स इन गुड फेथ, द प्लेज इज। लिख लो पॉइंट्स जो जो है। ठीक है क्या? बेलमेंट और प्लेज में क्या डिफरेंस? हम्म। सेलर ने सेल कर दिया, लेकिन वो ऑर्डिनरी उन गुड्स में डील करता है, तो उसने जिसके पास गिरवी रखवाया उस बंदे को नहीं पता था कि ये गुड्स बिक चुके हैं। सर ये वैलिड है? वैलिड है। गलती सेलर ने की है, उसको बायर को भी कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, पर वो गिरवी जो रखना है वो वैलिड है। क्लियर है? इसका नुकसान वही भरेगा जो सेलर, क्योंकि उसने गलत किया। ठीक। चलो, बेलमेंट, द ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस under the condition that the goods to be returned dispose of as per bailor's instruction once purpose is met। bailment क्या होता है? अपन ने गुड्स दिए किसी को, इस उससे कि भैया जब पर्पस पूरा हो जाएगा तो गुड्स क्या कर देना, वापस। ठीक है ना। यस। प्लेज क्या होता है? स्पेशल टाइप का बेलमेंट होता है जिसमें अपन गुड्स दे रहे हैं क्योंकि अपन ने लोन लिया है, तो लोन चुकाने के बाद गुड्स जो है वो वापस आ जाएंगे। तो ये एज ए सिक्योरिटी है कि नहीं नहीं हम अपना प्रॉमिस परफॉर्म करेंगे। Every pledge is a bailment, but every bailment is not a pledge. ठीक है यस। है ना। अब bailor, the person who delivers the goods; bailey, the person who receives the goods। है ना। ये सब डिफरेंसेस हैं। इसमें बेलर बेली होते हैं, इसमें पॉनर पॉनी होते हैं। पर्पस बेलमेंट जो है वो किसी भी लॉफुल पर्पस के लिए हो सकता है, सेफ कीपिंग, रिपेयर, ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग। जबकि प्लेज का एक ही पर्पस होता है, सिक्योरिटी, कि भैया लोन चुका दे। कंसिडरेशन, बेलमेंट विद और विदाउट कंसिडरेशन भी हो सकता है, ग्राट्युटस।
जबकि प्लेज में हमेशा क्या होता है, कंसिडरेशन तो होता ही है। राइट टू सेल द गुड्स, बेलमेंट, बेलमेंट में बेच नहीं सकता वो, ठीक है। Yes, sir. सिर्फ उसको रेमेडीज के लिए यूज कर सकता है, लीन कर सकता है, ऐसा। प्लेज में वो बेच सकता है, आ रहा है, शॉर्टफॉल भी रिकवर कर लेगा वो। इसका तो पर्पस ही यही होता है ना प्लेज का। राइट टू यूज द गुड्स, बेल में बेली कैन यूज द गुड्स ओनली फॉर द स्पेसिफाइड पर्पस, दूसरे पर्पस में यूज नहीं कर सकता। जबकि प्लेज में तो ये यूज ही नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है, जस्ट उसको सिक्योरिटी की तरह होल्ड करना है। यूजिंग देम वुड बी अनऑथराइज्ड, जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट में न लिखा हो। लिख लो इसको सबको।
ठीक है ना। चलो ये करते हैं, बाकी क्या करेंगे।